इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी इतिहास के प्रथम पाठ लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के आई बटन में या लास्ट में मिल जाएगा आपको। पहला नंबर क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? इसका आंसर हो जाएगा 1848 के क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप था, जो एक उदारवादी परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। और दूसरा कारण यह था कि लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में बिल्कुल भी अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासन में देश में भुखमरी और बेरोजगारी बहुत अधिक होने लगी थी, मतलब व्याप्त स्तर पर थी, जिसकी वजह से गीजी की आलोचना होने लगी। इसी सब कारण से फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। इसलिए ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। चूँकि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, इसीलिए काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। 1860 से 61 ईस्वी में काबूल में सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया गया। अतः 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर इमैनुएल जैसे शासक के कारण पूर्ण हो गया। अब जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ शिक्षण संस्थानों, किसानों, कलाकारों इत्यादि व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। यद्यपि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून मतलब चार्लसवाद के आदेश को जारी किया, परंतु जर्मनी में राष्ट्रीयता की जो धारा थी वो प्रबल हो चुकी थी, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण के काम को आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिला। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में वह बुरी तरह से पराजित हुआ। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त हो गया और प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नया युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उससे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट के अहम भूमिका थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। इसका आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण है। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए, जिससे इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गई। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाल ली। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसका आंसर हो जाएगा
चूंकि विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था, उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई, जिससे आधारभूत संरचना में काफ़ी सुधार होने के साथ साथ जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास जो थे वो तेज हो गए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है और उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। अंततः प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, जिसमें विलियम प्रथम का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बिस्मार्क को विलियम का समर्थन नहीं मिलता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था।